Okay, in this lecture we will understand the concept of folded dipole antenna। तो आप देखिए, फोल्डेड डाइपोल एंटीना को समझने के लिए पहले हम ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस समझते हैं। तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन टू कंडक्टर सिस्टम होता है। इस एस को क्या बोलते हैं? सेपरेशन। और ये जो एस है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग वेवलेंथ बोलते हैं। ये सोर्स है, सोर्स से रिलेटेड एक फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दैट लैम्डा इज नोन एज ऑपरेटिंग वेवलेंथ। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन को मैंने क्या एज्यूम किया है? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन जिसमें वेव्स का एटेन्यूएशन ना हो, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहते हैं? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में अल्फ़ा मतलब एटेन्यूएशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। इस चीज़ का मतलब ये है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में आर और जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। आर और जी को ज़ीरो रखने की वजह क्या है? क्योंकि आर और जी दोनों लॉसी एलिमेंट हैं और ये दोनों एनर्जी डेसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। यदि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कहा जा रहा है, इस चीज़ का मतलब ये है कि वहाँ पर लॉसी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ये इक्वेशन जो है जेड नॉट क्यों कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल ओवर जी प्लस जे ओमेगा सी। यदि इस इक्वेशन को देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस depends on the basic characters of the transmission line. What are the basic characters? What are the primary constant of the transmission line? R, L, G, C are the primary constant of the transmission line. इस इक्वेशन को देखा जाए तो आफ्टर लुकिंग दिस इक्वेशन वी कैन से कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। लेकिन इस कंडीशन को रखा जाए इस इक्वेशन में तो जेड नॉट विल बिकम अंडर रूट एल बाई सी। मतलब इस इक्वेशन को मैं देख के बोल सकता हूँ कि ये जो जेड नॉट है ये एक तरीके का रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए सी क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या होता है? डी इज़ नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर। यदि मैं इन दोनों कंडक्टर के बीच में सेपरेशन इंक्रीज़ करूं तो डी इंक्रीज़ किया तो सी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सी रिड्यूस हो जाएगा तो आप देखिए जेड नॉट क्या होगा? सी कम हो गया तो जेड नॉट क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि यदि इन कंडक्टर के बीच में सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि सेपरेशन मैंने बढ़ाया तो सी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यदि सी रिड्यूस हो गया तो जेड नॉट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आप देखिए कि किसका जेड नॉट ज़्यादा होगा। तो इसमें सेपरेशन ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसका जेड नॉट ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि ट्रांसमिशन लाइन नंबर 1 और ट्रांसमिशन लाइन नंबर 2, इसमें सेपरेशन कंडक्टर के बीच में कम है, इसमें सेपरेशन कंडक्टर के बीच में ज़्यादा है। तो इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन बनाना ज़्यादा आसान होगा, फैब्रिकेट करना ज़्यादा आसान होगा? तो मेरा जवाब है नंबर 2। क्यों? क्योंकि इतना सेपरेशन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल बात होती है। लेकिन यदि सेपरेशन यदि बढ़ गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फोल्डेड डाइपोल के केस में इस कंसेप्ट को अभी हम यहाँ पे एक बार पढ़ा है, इसको हम याद रखेंगे, आगे चल के हम इसका यूज़ करेंगे। साथ साथ ये भी है कि ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ गाइडिंग स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। ये ट्रांसमिशन लाइन का फॉरवर्ड पाथ कहलाता है, ये ट्रांसमिशन लाइन का बैकवर्ड पाथ कहलाता है। फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ में दोनों में करंट की वैल्यू देखिए, क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है? बिल्कुल है। क्या फेज इनका अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है? बिल्कुल है। और आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये गाइडेंस, ये वेव्स को गाइड करेगा ना कि रेडिएट करेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि एक कंडक्टर में करंट
फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, एक कंडक्टर में करंट रिवर्स डायरेक्शन पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ये ट्रांसमिशन लाइन मोड होगा। ये आगे चल के हम देखेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन में फॉरवर्ड पाथ में और बैकवर्ड पाथ में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन फेज वाइज कितना पाई का फेज डिफरेंस है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा फोल्डेड डाइपोल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फोल्डेड डाइपोल, दिस इज़ नथिंग बट इट्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। इस फोल्डेड डाइपोल एंटीना में कितने आर्म हैं? 2 आर्म हैं। इसको बोलते हैं टॉप आर्म, इसको बोलते हैं बॉटम आर्म। इन दोनों के बीच में सेपरेशन को मैंने किससे डिनोट किया है? एस से डिनोट किया है। और ये जो कंडक्टर है इसका डायमीटर कितना है? 2a। दीज 2 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ फोल्डेड डाइपोल। हम इसको बाद में भी देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये जो सोर्स लगा हुआ है, ये सोर्स कैसा? RF सोर्स है। और इसमें ये कैसा सोर्स है? टाइम वेरिंग सोर्स है। टाइम वेरिंग सोर्स है। तो आप चाहे तो इक्वेशन ऑफ रेडिएशन देखिए क्या होता था, LdI/dt इज इक्वल टू QT dVz/dt। L क्या होता था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। DI/dt मतलब I जो करंट I है, मतलब जो अप्लाइड करंट है, इट मस्ट बी टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वेरी करना चाहिए, अदरवाइज रेडिएशन नहीं होगा। dVz/dt इज़ नथिंग बट इट्स अ एक्सीलरेशन। ये क्या बताता है? ये बोलता है आपसे कि एक्सीलरेटेड चार्ज क्या कर सकता है? रेडिएट कर सकता है। यदि चार्ज कैरियर का एक्सीलरेशन ना हो तो वो कंडक्टर कभी भी रेडिएट नहीं करेगा। तो आप चाहे तो इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, मैंने यहाँ पे रेडिएशन ऐसे बना के रखा है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये देखिए, ये S है, सेपरेशन है दोनों कंडक्टर के बीच में। यहाँ पे देखिए S जो है सेपरेशन है दोनों कंडक्टर के बीच में। ये सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए, S मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा होना चाहिए। तो आपको इस फिजिकल स्ट्रक्चर को याद करके रखना है। तो चलिए हम इसमें अब कंसेप्ट इसका अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोल्डेड डाइपोल एंटीना है। क्या इसमें 2 आर्म हैं? बिल्कुल हैं। क्या RF सोर्स लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे वोल्टेज V अप्लाई किया है। इसमें करंट क्या एज्यूम की है? I1 प्लस I2। AB आर्म ये है, CD आर्म ये है। तो देखिए इसको मैंने ब्रेक करके रखा है। तो इसको ब्रेक किया। पहले AB और AB आर्म को देखिए। AB आर्म में वोल्टेज कितना? V। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? AB आर्म में V/2। इसमें वोल्टेज कितना? V/2। V/2 और V/2 को मिलाइए तो क्या मिल जाएगा? V। CD आर्म में क्या कोई वोल्टेज है? नहीं। यहाँ पे CD आर्म में क्या लिखा? प्लस माइनस V/2। और इसमें CD आर्म में माइनस प्लस V/2। तो दोनों की पोलरिटी में क्या है? दोनों पोलरिटी में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका CD और इसका CD दोनों को मिलाइए आप, तो क्या 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका पोलरिटी क्या है? प्लस माइनस। इसका पोलरिटी क्या है? माइनस प्लस। दोनों को मिलाइए, क्या मिलेगा? 0। क्या इस फोल्डेड डाइपोल एंटीना को इन 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, पहले इसको देखिए। इसमें जो करंट I1 है दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें जो करंट I2 है दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब याद करिए ट्रांसमिशन लाइन को। ट्रांसमिशन लाइन में एक पाथ में करंट एक डायरेक्शन पे, दूसरे पाथ में करंट दूसरे डायरेक्शन पे। क्या दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है? बिल्कुल है। दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है? बिल्कुल है। तो ये कौन सा मोड होगा? ट्रांसमिशन लाइन मोड। तो ये आपको देखने पे क्या पता चलता है कि ये ट्रांसमिशन लाइन वाला केस होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ये कैसा मोड होगा? ट्रांसमिशन लाइन मोड होगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये रेडिएशन करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन मोड पे गाइडेंस हो सकता है, ना कि रेडिएशन हो सकता है। मतलब ये बात तो पक्की हो गई
कि ट्रांसमिशन लाइन मोड पे रेडिएशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में देखिए इसमें दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन पे है। हाँ, इससे रेडिएशन की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फोल्डेड डाइपोल एंटीना है वो किस मोड ऑफ ऑपरेशन पे रेडिएट करता है, किस मोड ऑफ ऑपरेशन पे वर्क करता है, एंटीना मोड पे वर्क करता है। तो इसको एंटीना मोड बोलते हैं, इसको ट्रांसमिशन लाइन मोड बोलते हैं। इसको ट्रांसमिशन लाइन मोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीना मोड कहते हैं। तो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए दोनों करंट हैं, दोनों करंट क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों वोल्टेज हैं। इन दोनों वोल्टेज को मैंने V/2 से लगा दिया, दोनों करंट पैरेलल हैं, ये I1 ये I1 ऐसा कर दिया। ये करंट I1 यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये करंट I1 ये करंट I1। देखिए इसको, इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा बनाया, V/2 बीच में रखा, I1 यहाँ रखा, यहाँ नीचे I1 किया। अच्छा इसको मॉडिफाई करते हैं, ये I1 दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 2I1, बीच में क्या है +-V2 किया, I1 क्या हो जाएगा 2I1। ये देखिए डाइपोल बन गया क्या, डाइपोल का एक आर्म ये, डाइपोल का दूसरा आर्म ये। तो डाइपोल का इम्पीडेंस कितना होगा, Z1 क्या है, डाइपोल का इम्पीडेंस इजिकल टू क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। वोल्टेज कितना V/2, करंट कितनी है 2I1। इसको मॉडिफाई किया तो ये क्या आ जाएगा V/4 टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, यानी एंटीना मोड पे मुझे ये मिला, एंटीना मोड पे Z1 की वैल्यू ये मिली। तो चलिए ट्रांसमिशन लाइन मोड पे देख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन मोड पे क्या मिलता है हमें, ये देखिए। पहले देखिए आप, क्या ये ट्रांसमिशन लाइन मोड है, बिल्कुल है। इसमें दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ है। दोनों का फेज अपोजिट है, बिल्कुल है। क्या ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, नहीं। ये कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, गाइडेंस वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब इससे रेडिएशन होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। चलिए इसको घुमा के ऐसा 90 डिग्री घुमा दीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए D से C ये लेंथ λ/2 है, तो ये लेंथ कितनी होगी λ/4। I1 I2 अपोजिट है, बिल्कुल है। अच्छा B और C दोनों क्या एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं B और C को शॉर्ट सर्किटेड कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है λ/4। चलिए अब वो याद करिए कि शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन ZL की वैल्यू, ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0। λ/4 डिस्टेंस पे, यहाँ से λ/4 डिस्टेंस पे इम्पीडेंस कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो आपने कभी इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखा होगा, या कि आप मेरे ट्रांसमिशन लाइन वाले वीडियो में देख लेना कि Z0 इंटू ZL प्लस J टाइम्स ऑफ Z0 10 बीटा L डिवाइडेड बाई Z0 प्लस J टाइम्स ऑफ ZL 10 बीटा L। लेंथ कितनी है λ/4, ZL की वैल्यू कितनी है 0। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा Z0 ZL 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, Z0 से Z0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा I इंटू Z0 10, बीटा की वैल्यू कितनी 2π/λ, और ये लेंथ कितनी है λ/4 रख दीजिए। तो ये लैम्डा कैंसिल आउट, 2 × 4 यानी 10π/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब ट्रांसमिशन लाइन मोड से मुझे इम्पीडेंस कितना मिला, इन्फिनिटी, और एंटीना मोड से मुझे कितना मिला, Z1 = V/4I1, ये दोनों चीज़ मिली। चलिए ये कौन सा है, ये फोल्डेड डाइपोल है। ये कौन सा डाइपोल है, फोल्डेड डाइपोल। ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, एंटीना मोड। इसमें दोनों के करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये कौन सा मोड होगा, ट्रांसमिशन लाइन मोड। क्या ये रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटीना मोड। तो अच्छा इसको मॉडिफाई करके ऐसे बनाया था 2I1 V/2। इसके लिए Z1 क्या मिला था, Z1 = V/4 टाइम्स ऑफ I1 मिला था। इसके लिए इम्पीडेंस कितना मिला था, इन्फिनिटी। दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में क्यों कनेक्टेड हैं, देखिए यहाँ पे करंट I1 प्लस I2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तभी करंट आपस में क्या होगी, ऐड होगी।
तो इसलिए ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो मतलब इनका इम्पीडेंस भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दो इम्पीडेंस यदि ऐसे लगे हुए हैं, ये Z1 है और ये Z2 है, दोनों लगे हुए हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। Z2 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। क्या आप डायरेक्टली इन्फिनिटी रख सकते हैं, नहीं, लिमिटिंग केस होगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगाइए यहाँ पे, लिमिट लगाने के बाद Z2 कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे से, तो क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस 1। Z2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मतलब ये हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के क्या मिला, Z1, टोटल क्या मिला, Z1। और याद करिए, आप याद करिए कि ये जो Z1 था, ये Z1 क्या था, ये Z1 यहाँ पे था, ये Z1 यहाँ पे था। ये कौन सा एंटीना है, ये कौन सा एंटीना है, डाइपोल एंटीना। मतलब डाइपोल एंटीना के लिए यहाँ पे क्या है, Z1 इज इक्वल टू क्या मिला, V डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ I1। चलिए ठीक है, Z1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ I1। अच्छा, वोल्टेज V अपॉन I1 किसका इम्पीडेंस होगा, फोल्डेड डाइपोल का इम्पीडेंस होगा। V अपॉन I1 किसका इम्पीडेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ, V अपॉन I1 किसका इम्पीडेंस, Z फोल्डेड। कंफ्यूज नहीं होना है। V अपॉन I1 किसका इम्पीडेंस होगा, देखिए 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ Z1 इज इक्वल टू V अपॉन I1। V अपॉन I1 किसका इम्पीडेंस है, फोल्डेड डाइपोल का। Z1 किसका इम्पीडेंस है, डाइपोल का। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए आपने यहाँ पे कैसे निकाला था Z1, वोल्टेज V/2 डिवाइडेड बाई 2I1। तो Z1 इज इक्वल टू क्या हुआ, Z1 इज इक्वल टू हो गया V डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ I1। अच्छा, तो ये Z1 किसका इम्पीडेंस है, आप देखिए ये कौन सा एंटीना है, देख लीजिए ये कौन सा एंटीना है, डाइपोल एंटीना है। तो Z1 इज इक्वल टू क्या मिला, V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ I1। तो Z1 किसका इम्पीडेंस है, डाइपोल का इम्पीडेंस है। और वोल्टेज डिवाइडेड बाई I1, ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई I1 किसका इम्पीडेंस है, ये कौन सा एंटीना है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।